यहाँ हम अब बात करेंगे देवनागरी लिपि में व्यंजनों। देवनागरी लिपि में व्यंजन बहुत ही ज़्यादा संतुलित रूप से, व्यवस्थित रूप से रखे गए हैं। यहाँ पर 5 वर्ग बनाए गए, क, च, ट, त, प। 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन क्रम से रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त आगे व्यंजन और भी आते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक एक वर्ग के बारे में बात करेंगे। पहली बात, व्यंजन क्या है? व्यंजन अक्षर का वह रूप है जिसको हम स्वर के बगैर न बोल सकें। किसी भी व्यंजन को हम अकेले शुद्ध रूप में नहीं बोल सकते। या तो यह समूह में आएगा या फिर किसी स्वर के साथ आएगा, हम तभी इसको बोल सकेंगे। यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक मुश्किल और होती है, यहाँ व्यंजन नहीं पढ़ाए जाते। यहाँ सीधे स्वर युक्त व्यंजन बता दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आगे थोड़ी सी मुश्किल आती है। शुद्ध रूप में व्यंजन, जिसको हम हलंत रूप कहते हैं, वह होता है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा पहला क वर्ग। ये सबसे पहला व्यंजन है, परंतु इसको हम अकेले बोल ही नहीं सकते। कैसे बोलेंगे? मैं इसके लिए दक्षिण भारतीय भाषाओं का सहारा लेता हूं। वे इस ध्वनि के पूर्व स्वर जोड़ देते हैं और तब बोलते हैं इक। तो इस इक में जो अंत में साउंड आ रही है, जो अंत की ध्वनि है, वही इसकी ध्वनि है। इक, इक। इसको हम अकेले नहीं बोल सकते। दूसरे इसी में होता है, इसको भी हम हल रूप है, अकेले नहीं बोल सकते, तो हम दक्षिण भारतीय सहारा लेते हैं। इक, इक, इक। इग, इग, इग। इग, इग, इग। हिंदी वर्णमाला में अगर हम देखें तो इस व्यंजन में यदि हम ह की ध्वनि जोड़ दें तो ये ध्वनि आ जाएगी। तीसरे व्यंजन में यदि हम इसकी ध्वनि जोड़ दें ह, तो ये ध्वनि आ जाएगी। ये नियम सारी वर्णमाला में लागू होता है। क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में। अंतिम स्वर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम इसीलिए अलग से ले रहे हैं। एक, 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 एक। अंतिम स्वर यह अनुनासिक कहलाता है, क्योंकि इसमें हमारी सांस नाक से आती है। यदि हम नाक को बंद कर लें तो वर्णमाला में इन 5 वर्गों का जो आखिरी वर्ण है उसको हम उच्चारित नहीं कर सकते। अब इसका उच्चारण लगभग वर्णमाला में इसको कोई अंगा बोलता है, कोई ड बोलने लगता है, कोई कुछ बोलने लगता है। इन सभी का उच्चारण स्थान एक ही है और वो है हमारा गला। एक, 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 एक। और ये अनुनासिक है, इंग। ये ध्वनि वैसी ही है जैसे हम अंग्रेजी में इस ING का, इस जी का उच्चारण करते हैं। इंग, इंग, इंग। नाक से आ रही है। इंग, इंग। तो हमारा पहला जो वर्ग है, इसके व्यंजन एक, 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 इंग। अब जाहिर सी बात है कि हम इन ध्वनियों को जब बोल नहीं सकते हैं तो फिर हम इसको उच्चारित कैसे करेंगे? व्यक्ति सीखेगा कैसे? यहां पर प्रयोग होता है अ का। अब हम ये देखते हैं कि अ की मात्रा कैसे लगती है। यह शुद्ध व्यंजन है, हम इसको उच्चारित अकेले नहीं कर सकते,
इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके आगे इस अ को जोड़ते हैं, और जब हम इस अ को जोड़ते हैं तब ये हल गायब हो जाता है और ये हो जाता है क। क क अंत में अ की ध्वनि आती है। वे लोग जो बड़ा आ, छोटा आ, बड़ी ई, छोटी ई करके सीखते हैं, वो इसको का इसको का उच्चारित करते हैं, जबकि का उच्चारण के लिए इसमें आ की मात्रा आ जाती है। तो वास्तव में व्यंजन यह है इक, और जब हम इसमें अ बोलते हैं, जोड़ते हैं, तब हम इसको बोल सकते हैं, तब ये कहलाएगा क। क क और इस क को हम अब कहेंगे कि यह एक स्वर युक्त व्यंजन है। स्वर युक्त व्यंजन इसलिए कि इसमें व्यंजन है और उसके साथ एक स्वर जुड़ा हुआ है। वर्णमाला हम जो हिंदी में बोलते हैं क ख ग घ, वो वास्तव में स्वर युक्त वर्णमाला होती है। तो शुद्ध व्यंजन उच्चारण के लिए इसमें अ मिलाया गया तो हो गया क। इसी तरह से दूसरा व्यंजन, इसमें हम अ मिलाएंगे तब ये हो जाएगा ख। ख इसी क्रम में तीसरा व्यंजन, इसमें अ मिलेगा और अब ये हो जाएगा ग। ग ग एक अ ख ख और अंतिम अनुनासिक एंग प्लस धन अ बराबर ङ। तो इस तरह से हमारा पहला वर्ग क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, ये स्वर युक्त व्यंजन है और शुद्ध व्यंजन ये। अब इसके आगे के वर्णों में हम शुद्ध व्यंजनों को नहीं लेंगे और सीधे इन स्वर युक्त व्यंजनों को लेकर के आगे चलते जाएंगे। इस सेशन में हम देवनागरी व्यंजनों को फारसी लिपि में किस तरह से लिया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में काफी बड़े हिस्से में पाए जाने वाली उर्दू भाषा, जो लगभग हिंदी उर्दू एक से ही है, फर्क एक यह है कि उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम उच्चारण की बात करेंगे, क्योंकि हिंदी भले ही लिखी देवनागरी लिपि में जाती है, परंतु देवनागरी लिपि के सही उच्चारण का हम हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हम देवनागरी भाषा में हिंदी बोलते समय अधिकतर शब्दों में व्यंजनांत प्रयोग करते हैं, स्वर का प्रयोग नहीं करते। जैसे यदि मैं इसको लिखूं आपका, तो लोग हंसेंगे, क्योंकि हिंदी में इसको हम लिखते हैं आप का, परंतु बोलते क्या है, हम देवनागरी लिपि के हिसाब से हिंदी में नहीं बोलते। हमको ये बोलना चाहिए आप, क्योंकि ये स्वरयुक्त है। आप का। हमें कहना चाहिए राम, हम कहते हैं राम। हमें कहना चाहिए बालक, हम कहते हैं बालक। तो इस लिहाज से जब हम बोल रहे हैं आपका, तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, अर्थात आप का। परंतु हिंदी में हम इस हलंत का प्रयोग लगभग नहीं करते हैं।
लखनऊ से होकर गोमती नदी बहती है, सब लोग कहते हैं। और लिखते क्या है? गोमती। लिखते हैं गोमती, बोलते हैं गोमती। कहते हैं कमला, लिखते हैं कमला। बोलते हैं गमला, लिखते हैं गमला। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि आखिर देवनागरी व्यंजनों को हम फारसी लिपि में जिस रूप में लेते हैं किस प्रकार से लिया जा सकता है। यहाँ हम अब इसको मान के चलेंगे कि हिंदी में जो हम लिख रहे हैं वो लिखा स्वरांत है कहीं पर भी, मगर हम उसको अ का उच्चारण नहीं करते और व्यंजनांत ही पढ़ते हैं। इस रूल को हम मान के चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज, हमारे पास हिंदी भाषा में एक वर्ण का एक ही ध्वनि से उच्चारण होता है, जैसे अ, आ, क, ह, ज। परंतु फारसी या अरबी लिपि में ऐसा नहीं है। ये अरबी और फारसी लिपि का सबसे पहला अक्षर है जिसको हम कहते हैं अलिफ। हिंदी वालों को यह चीज विचित्र लगेगी क्योंकि बस केवल एक अक्षर है और इसमें 4 अक्षरों का इसके नाम में प्रयोग हुआ, अ, ह्रस्व ई, ल और फ। इसमें से यह फ ध्वनि हिंदी में नहीं पाई जाती है, तो यह अक्षर है, इस अक्षर का नाम है अलिफ। अलिफ ये अक्षर जब तक अकेला है ये किसी भी ध्वनि को नहीं बताता, हम इसको केवल अलिफ कहेंगे। अब यदि हमको अ इसको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? यहां पर एक चिन्ह होता है जिसको हम कहते हैं जबर। जबर ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। तो जब हम इस अलिफ के साथ इस जबर को जोड़ देते हैं तब ये अपनी ध्वनि को दर्शाने लगता है और अब ये कहलाएगा अ। अलिफ जबर अ, अलिफ जबर अ। अगर अकेला है तो ये अ नहीं है, ये अलिफ है। यदि इसके ऊपर एक जबर आ जाता है तब ये कहलाएगा अ। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ व्यंजन लेंगे। इसका दूसरा वर्ण इस वर्ण का नाम है बे। बे, इसके नीचे एक बिंदी होती है, एक नुक्ता होता है और इसे हम कहते हैं बे। इस वर्ण का उच्चारण है बे। अब इसके साथ यदि हम इसमें जबर लगाते हैं तब बे जबर, और अब इसका उच्चारण हो जाता है ब। ब, ब अर्थात शुद्ध व्यंजन ब में अ मिला हुआ है, ब। अब यदि हमें इसका हल रूप लिखना है अर्थात शुद्ध व्यंजन, तब हम क्या करेंगे? हल रूप लिखने के लिए जैसे हम हिंदी में नीचे हलंत लगाते हैं, जैसे उसी तरह से अरबी और फारसी लिपि में हम संबंधित व्यंजन के ऊपर इस प्रकार का एक निशान लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं जज़म। अब यह शुद्ध व्यंजन को दर्शाता है। जैसे यदि हम लिखें अलिफ बे, ये पढ़ा भी वही जाएगा अलिफ और बे, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है। यदि हम इसके ऊपर एक जबर लगा देते हैं तो अब ये प्रदर्शित करेगा अ की ध्वनि को और ये अंत में है। यदि इसके ऊपर हम जज़म लगा देते हैं तब ये बनेगा अब। अब
हिंदी में हम बोलते यही हैं अब, मगर जब हम उसको लिखते हैं तो लिखते हैं उसको अब, मगर बोलते हैं उसको अब। मैं अब जाऊंगा, तो ये अब। उर्दू में हम लिखेंगे अलिफ, अलिफ के ऊपर एक जेर, बे और बे के ऊपर जज़म अब। इसको देवनागरी में ट्रांसलेट करेंगे तो अ और इस ब में हल रूप होगा अब, अब। अलिफ, हमने अ लिखना सीख लिया। अलिफ के ऊपर अगर हम जबर लगाते हैं तो यह ध्वनि हो जाती है अ। इसका दीर्घ रूप हमें यदि बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस अलिफ के ऊपर एक हल्की सी लहरदार रेखा, जिसको हम कहते हैं मद, मद, तब यह ध्वनि दर्शाता है आ, आ। अलिफ, मद, आ। और इसी के साथ यदि हम मीम जोड़ देते हैं तो ये बनता है आम। ऊपर जज़म है, इसलिए देवनागरी में हम इसको लिखेंगे आम, खाने वाला एक फल, भारत में बहुत आम। यदि हम इस जज़म को यहां से हटा देते हैं और इसके ऊपर यदि हम इस जबर को लगा देते हैं, तब इसका उच्चारण कैसे होगा, उसके लिए हम दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। आ, म। व्यंजन को हम अकेले नहीं बोल सकते, तो जैसे ही हम व्यंजन को अलग करते हैं वह स्वमेव अ के साथ जुड़ जाता है। आ, म। इसकी तुलना हम करें आम, आम, आ, म, आम, आ, म। ये जज़म या हल रूप है और ये स्वर युक्त रूप। इसका इस्तेमाल खास तौर से अरबी में खूब किया जाता है। वे लोग जानते हैं जिन्होंने कभी कुरान पढ़ने की कोशिश की है या जो कुरान पढ़ते हैं। कई शब्द वहां आएंगे, हिंदी में हम उनको ऐसे लिख देते हैं, परंतु इसका सही उच्चारण हो सके उसके लिए हम इनको अलग कर देते हैं। इन न, इन न। खैर, ये थोड़ा दूसरा विषय हो जाता है। बस केवल हमें यह बताना था कि इसमें स्वर किस प्रकार से जुड़ता है और हल किस रूप से रहता है। एक उदाहरण और लेते हैं। अलिफ, पे। इसमें यदि हम अलग अलग स्वर लगाएं तो किस तरह से हो सकता है। पहला रूप अ, प, अ, प। अलिफ, पे, अ, अप, अप, अप। अलिफ, मद, आ, आ। अलिफ, मद, पे, जबर, आपा। इसको लिखेंगे आ, प, आ, प। यह था सामान्य रूप से ह्रस्व रूप,
हल रूप और स्वर सहित व्यंजन। कुछ देवनागरी लिपि में जो हमारा सबसे पहला व्यंजन होता है, स्वर युक्त रूप में हम उसको लिखते हैं क। क इसका हम अगर अरबी या फारसी रूप देखें, का। का इसका नाम का। अब इसको हम अलग अलग रूप में, व्यंजन रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? इसके ऊपर यदि हम एक जबर लगा देते हैं तब ये हो जाता है क। क और इसी पर यदि हम जज़म लगा देते हैं तो यह शुद्ध रूप हो जाता है, जिसको हम उच्चारित नहीं कर सकते मगर दक्षिण भारतीय भाषाओं की मदद देते हैं। इक, यहाँ पर जो अंत में ध्वनि आ रही है इक, वो यह है शुद्ध व्यंजन क। अब इसके साथ कुछ शब्द बनाकर देखते हैं। इसी के पहले हम एक इसका और कर लें। हमने पहले कहा था कि हिंदी वर्णमाला में पहले क है, उसके बाद दूसरा है ख, और इसमें यदि हम इस ख को जोड़ देते हैं तो ये ख बन जाता है। एकदम शुद्ध रूप में यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क है एक, इह और अ, और ये बन जाता है ख। इसको हम अंग्रेजी में भी इस्तेमाल करते हैं, के एच, ख। ख यही पद्धति हम उर्दू के लिए भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां ख ध्वनि के लिए अलग से कोई अक्षर नहीं होता। हम क्या करते हैं, इसी काफ में हम आगे इसमें इस हे ध्वनि को जोड़ देते हैं। अब यहां पर जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इसका रूप थोड़ा बदल जाता है। प्राचीन उर्दू में अगर हम देखें तो कई स्थानों पर इसी रूप में भी जुड़ जाता है, और यह है क, और इसी के साथ अब ये हो जाता है ख। ख इसके ऊपर अगर हम जबर लगा दें तो ये ख, और अगर हम जज़म लगा दें तो एक हर रूप ख का हो जाता है। इसी तरह से चौथा और पांचवा, अर्थात ग और घ। ग के लिए क की तरह काफी तरह बनाते हैं और उसमें एक के स्थान पर दो तिरछी लकीरें आ जाती हैं। यह है गा। इस व्यंजन का नाम है गा। गा, और इस गाफ के ऊपर यदि हम जबर लगा देते हैं, अब ये दिखाता है ध्वनि ग। ग, और यदि इसको हम इस जबर में बदल दें तो ये शुद्ध व्यंजन रूप को दिखाने लगता है। अब इसी के आगे यदि हम तो घ बनाना है तो इसी के आगे हम हे जोड़ देते हैं। हे का रूप बदल जाता है और ये इस रूप में बदल जाता है, और इसके आगे ये गा जुड़ जाता है और ये ध्वनि आ जाती है जबर लगे घ। घ। अब हम देखेंगे इन चारों ध्वनियों को
पहले शुद्ध रूप में क ख एक 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 एक। इस रूप में यदि हम इसको फारसी लिपि में लिखेंगे काफ जज़म, यहां पर काफ हे और जज़म, काफ जज़म, गाफ हे जज़म, ये सभी शुद्ध व्यंजन। अब इनको यदि स्वर युक्त में बदलना है तो हम इनके जज़म हटा देंगे और इनके ऊपर एक एक जबर लगा देंगे। गाफ जबर ग, काफ हे जबर ख, गाफ जबर ग, गाफ हे जबर घ। तो क ख ग और घ हिंदी वर्णमाला और फारसी लिपि में इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं।